जी जैन सर आप। स्क्रीन शेयर एनेबल कर दें। जी शेयर कर दिया, आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही है, आप कैरी ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम class, my name is Zain Bajwa and today I am here to present on TDMA. Before going to my original topic, I want to clear some of your concept. मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है कि अगर आप हमारे पास डिफरेंट यूज़र होते हैं, वो किसी एक ही जगह से एक्सेस हासिल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक राउटर है और डिफरेंट यूज़र उससे इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीपल एक्सेस कहते हैं विदाउट इंटरफेरेंस। विदाउट इंटरफेरेंस इधर स्पेसिफिक वर्ड है जिसका पर्पज़ ये है, मतलब ये मैं आपको ना सिंपल में बताता हूँ कि अगर हम एक राउटर से एक्सेस कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, वो डिफरेंट यूजर है, कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ने फेसबुक ओपन किया तो उसे दूसरे का व्हाट्सएप शो हो रहा, मतलब दूसरे को एक दूसरे का डाटा शो नहीं होता। ये विदाउट इंटरफेरेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल एक्सेस का। इसके बाद चलते हैं ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, टीडीएम में। इसकी हिस्ट्री पे पहले बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ। ये 1979 में यूज हुआ, जिसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। उससे पहले जो कम्युनिकेशन होती थी उसके अंदर डिस्टॉर्शन होती थी, इंटरफेरेंस होती थी मल्टीपल यूजर्स की। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने टीडीएम में जो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अंदर ये होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है कि एक टेलीफोन, डिजिटल टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम एक जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर यूजर को ना हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड अलॉट कर देते हैं, जिसके अंदर वो रह के अपनी जो कम्युनिकेशन होती है, सेंडिंग करनी होती है, उसने रिसीव करना होता है डाटा, वो परफॉर्म कर लेते हैं। allows several user to share the same frequency। एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं सभी यूजर, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो वो उसको विदाउट इंटरफेरेंस के इजीली एक्सेस कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि ये द यूजर ट्रांसमिट इन रैपिड सक्सेशन। इसमें इंस्टेंट जो है वो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा होती है, और अगर एक यूजर है उसको डाटा जो है वो ट्रांसफर पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो दोबारा उस टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिमांड कर सकता है। इसकी वर्किंग पे चले जाते हैं। इसकी वर्किंग में एक एग्जांपल है, इसके अंदर बताया है कि हमारे पास 3 यूजर हैं ए बी सी। तो हम एक ही फ्रिक्वेंसी है इनके पास, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया 3 टाइम पीरियड में। सबसे पहले जो है, जैसे इधर लिखा हुआ कि सबसे पहले जो है यूजर जो है ए है, वो अपने टाइम स्लॉट जो है उसके अंदर जो उसने सेंडिंग करना है डाटा या रिसीव करना है डाटा वो करेगा। उसके बाद आफ्टर बी, इस तरह उसको फॉलो सी। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि अब डिजिटल आ रहे हैं, एडवांस आ रहे हैं, उसमें अप टू 6 यूजर जो होते हैं ना, वो एट अ टाइम जो होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी को हम मतलब 6 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस के, ये टीडीएम में जो है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये मोबाइल से स्टार्ट हुआ था। जो 2G मोबाइल होते थे हमारे पास, बटनों वाले मोबाइल होते थे, टू वे कम्युनिकेशन के लिए ये यूज हुआ था, जिसमें हम आईडियो करते थे, आईडियो कॉल करते थे। मतलब मैंने किसी दूसरे यूजर को, जैसे उमर को कॉल किया, तो कोई ये नहीं कि किसी किसी और की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाए, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं थी होती। उसके बाद ये दो इंटरनेशनल जो है IS-136 पर्सनल डिजिटल सेलुलर, ये बेसिकली जापान में एक मोबाइल फोन था, जिसका ये ना इंटरनेशनल IEEE स्टैंडर्ड था, जिसके ऊपर बेस करते थे वो मोबाइल, वो उस रीजन में यूज होते थे। उसके अलावा IDN एंड इन द डिजिटल इनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये भी मोबाइल फोन थे। ये बेसिकली यूज होते थे यूरोप में। जो यूरोप में मोबाइल फोन बनते बटनों वाले, या स्टार्ट में जब कम्युनिकेशन मोबाइल के ऊपर स्टार्ट हुई, तो वो इसके ऊपर बेस करती थी, टीडीएमए के ऊपर। इन शॉर्ट टीडीएमए जो है ना, वो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो स्टेप है, जो बेसिक है, वो टीडीएमए है। टीडीएमए से डिजिटल कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हुई थी। इसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ टीडीएमए, जिसमें है कि शेयर सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी विद मल्टीपल यूजर। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मल्टीपल यूजर जो है वो उसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं, या मल्टीपल यूजर जो है उसको कैरी कर सकते हैं।
स्लॉट कैन बी असाइंड ऑन डिमांड इन TDMA। अगर आपने कुछ स्लॉट, आपकी जो ट्रांसमिशन जो एंड हो गई है ड्यूरिंग जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर आपकी ट्रांसमिशन पूरी नहीं हुई, तो आप के लिए दोबारा डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस इंट्रा सेल इंटरफेरेंस, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती एक यूजर की दूसरे यूजर के साथ। हाई सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ हाई सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि अगर डिफरेंट यूजर जो है, मल्टीपल यूजर इकट्ठे हो गए, उन्होंने लार्ज जो डाटा है वो ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए उनको हाई सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, उनका क्लॉक रेट जो हो वो सिंक्रोनाइज हो। एक जो सेंडर है उनको रिसीवर का जो क्लॉक रेट है ना वो सिंक्रोनाइज हो। उसके बाद पावर एफिशिएंसी इज हाई, इसके अंदर जो है पावर जो है इसकी परफॉर्मिंग की, टास्क करने की, टाइम पीरियड अलॉट करने की इसकी हाई है। उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि ये पहला है कि परमिट फ्लेक्सिबल रेट्स। ये फ्लेक्सिबल रेट है, इसमें इन्होंने रेंज दी हुई है 32 KB पर सेकंड से 64 KB पर सेकंड। मतलब ये इसकी रेंज है कि इस रेंज के अंदर अंदर जो है जो डाटा ट्रांसफर हो जाता है। और स्लॉट्स कैन बी असाइंड टू अ यूजर, सेवरल स्लॉट जो है ना एक यूजर को, जरूरी नहीं कि एक ही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको अलॉट किया तो उसके बाद नहीं मिल सकता। अगर वो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बाद उसको और भी स्लॉट अलॉट की जा सकती हैं। उसके बाद नो गॉड बैंड, ये बेसिकली डिफरेंट करता है TDMA FDMA से इस तरह कि FDMA के अंदर होता है गॉड बैंड, होता है जो यूजर्स के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ना गॉड होता है, उसको वो इसके अंदर नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं इसको पेश आती। ये क्योंकि हर जो टाइम पीरियड होता है हर यूजर का डिफरेंट होता है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते ही नहीं है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप TDMA टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और एक जो यूजर है उसने एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होना है और उसको भी टाइम स्लॉट जो है वो अलॉट नहीं किया गया, तो जो उसका ट्रांसफरिंग डाटा रेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो रुक जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसको आगे से दोबारा टाइम पीरियड स्लॉट नहीं हो रहा, उसको अलॉट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ना उसको उसका जो कम्युनिकेशन है वो एंड हो जाएगी। ये इसका जो मेन जो है ना डिसएडवांटेज ये है। उसके बाद कंपैरिजन आ जाता है इसका TDMA और FDMA के साथ। इसमें टाइम शेयरिंग ऑफ सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर टेक्स प्लेस के अंदर सैटेलाइट की जो है ना वो टाइम शेयरिंग के थ्रू होती है, और जो FDMA उसमें ओवरऑल जो बैंडविड्थ होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी है इसकी पावर एफिशिएंसी है वो हाई होती है, FDMA जो है उसकी पावर एफिशिएंसी लो होती है। उसके बाद TDMA इट इज़ बेसिकली यूज इन एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडवांस मोबाइल सिस्टम या जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसकी बेस ही TDMA से स्टार्ट हुई थी। जबकि जो FDMA है इट इज़ बेसिकली यूज इन GSM एंड PDSE। ये जो GSM मोबाइल 2G मोबाइल्स होते थे हमारे पास उसके अंदर ये यूज होता था FDMA। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जैन, आपने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट किया। जी किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। सर ये पहले TDM में आया था या FDM में आया था? जी जैन आप बताएंगे। जी सर। दो, दोनों में सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले कौन आया पहले था? FDMA आया था, फिर TDMA आया, उसके बाद CDMA आया। जी सबसे पहले एफडीएम में आया था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको ओवरकम करने के लिए फिर टीडीएम में लॉन्च किया गया। TDMA आया, फिर इसके अंदर उसके कुछ बाद फिर इश्यूज थे। CDMA आ गया था हाँ कोड जी, वाला। इसके अंदर कुछ इश्यूज थे जिनको ओवरकम करने के लिए फिर सीडीएम में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो तीनों जो हैं वो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। जी आप इसमें जैन बताएंगे डाटा रेट कहाँ तक हम अचीव करती हैं? जी सर। डाटा रेट। जी सर।
कहाँ तक डाटा रेट हम अचीव करते हैं? सर इसकी रेंज इधर मैंने आपको बताई है कि इसकी रेंज डिफाइन की है कि इस रेंज के अंदर जो है ना आप डाटा रेट जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो कितनी रेंज तक है? डाटा रेट क्या तक है? जी सर। डाटा रेट क्या है? डाटा रेट सर डाटा रेट सर यही है कि इसके 32 KB/सेकंड इसकी सर इस ये रेंज है सर इसकी। 64 पर फ्रेम। जी, फ्रेम का साइज जो है फ्रेम के अंदर 64 kbps है और टाइम इंटरवल ट्रांसलेट 32 kbps तक जाता है। जी, जीएसएम के अंदर ये टीडीएम में यूज़ करती हैं या एफडीएम में यूज़ करती हैं? जी सर, जीएसएम के जीएसएम अंदर एफडीएम में यूज करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? सर जीएसएम के अंदर हम एफडीएम में यूज करते हैं। एफडीएम में यूज़ करते हैं। जी सर। वेरी गुड। कहाँ पे पढ़ा है आपने? सर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि बेसिकली जो यूज होता है ये एफडीएम में जीएसएम के अंदर यूज होता है। टीडीएम में भी यूज हो जाता है लेकिन ये टीडीएम में जो है वो थोड़ी सी डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए आ जाता है और एफडीएम में जो है वो जीएसएम के लिए यूज हो सकता है। जी, और कोई बताएगा? चलें एक दफ़ा ये दोबारा देखिएगा, ये अपना कॉन्सेप्ट जीएसएम के अंदर देखिएगा कि कौन सा यूज़ होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? नेक्स्ट सर हम प्रेजेंट कर देते हैं। जी करें सर प्रेजेंट। नेम जी आप स्क्रीन शेयर करें। जैन आपके साथ कौन था? यासिर अली है। सर मेरे साथ यासिर था। तो वो किधर है? सर वो मैंने आपको बताया था कि उसके घर में थोड़ी इमरजेंसी थी तो उसके साथ रब्ता नहीं हुआ 2 दिन से। उसने एक दिन कहा कि 8 बजे हम डिस्कस करेंगे लेकिन उसके बाद वो आया ही नहीं। ठीक है, मैं उसको 0-0 कर रहा हूँ, उसे बता भाई दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। उसको बता दीजिएगा कि ठीक है, फिर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम नईम खान है और हमारे साथ साथी हैं और उमर खालिद। आज का हमारा टॉपिक है वेनेट। वेनेट समझने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेनेट की फुल फॉर्म क्या है। ये आता है व्हीकल एडॉक नेटवर्क। ओके स्लाइड करें यार। कौन सा नेटवर्क है? वेनेट से क्या व्हीकल बनता है? एडॉक नेट सॉरी, व्हीकल एडॉक नेटवर्क। व्हीकल है, ज़रा दोबारा एक दो फिर रीड करें। व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क। ज़बरदस्त यार, मैंने इसमें पीएचडी की है मेरी। आप रिसर्च को तो अपडेट ना करें ना। वहीकुलर एडहॉक नेटवर्क, वहीकुलर क्या बनता है? व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क। वहीकुलर एडहॉक नेटवर्क। जी, एडॉक नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? एडॉक नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो एक थोड़े से टाइम के लिए बनाया जाता है कुछ डिवाइसेस के दरमियान, जिसका यानी कि वो परमानेंट नहीं होता। जैसे हमने कोई चीज़ या कोई फाइल शेयर करनी है अगर एक क्लास में, तो वहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपस में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह का जो हमारा कनेक्शन होगा वो एडॉक नेटवर्क होगा। एडॉक नेटवर्क लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लिटरली। और Ad-hoc networks are created between two or more wireless PCs together without using wireless router or an access point। ये कोई access point भी नहीं होता है इनके दरमियान, जिस तरह के हमारे यहाँ पे राउटर लगा हुआ या वाईफाई लगा हुआ, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करो और उससे आपने जो भी फाइल शेयर करनी है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसमें हमारे पास एडॉक नेटवर्क में फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मोबाइल एडॉक नेटवर्क, वायरलेस सेंसर एडॉक नेटवर्क, वायरलेस मैश नेटवर्क एंड व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क।
तो आज का हमारा टॉपिक है vehicular ad hoc network. Vehicular ad hoc network, when it is particular case of wireless multi-hoop network, which has constraint of fast topologies due to the high node mobility. vehicular ad hoc network इसलिए होता है, vehicular ad hoc network हमारा इसलिए होता है कि जिस तरह हमारे ये होगी हाईवे होगी या मोटरवे होगी, यहाँ पे जब गाड़ियां सफर करती हैं तो उनको एक्सेस पॉइंट साथ साथ लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी किस इस वक्त कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है और उसकी स्पीड क्या जा रही है, तो ये इंफॉर्मेशन जा रही होती है उनको। आपने देखा होगा कि जब कभी आपकी गाड़ी वहाँ की रुक जाती है या खराब हो जाती है तो वहाँ जो मोटरवे पुलिस वाले होते हैं वो आ जाते हैं, उनको इसी तरह इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आपकी गाड़ी है फलां जो इस वक्त इस रूट में एंटर हुई थी, वो अब इस वक्त वहां पे रुक गई है और वो आगे नहीं जा रही। या फिर आपकी गाड़ियां जिस तरह गाड़ी चोरी हो जाती है या जहाँ कहीं से, तो उसको जैसे एक्सेस किया जाता है, ट्रैकर लगे होते हैं, ट्रैकर के जरिए लोकेशन आ रही होती है, तो ये होता है हमारा यानी कि व्हीकुलर डार्क नेटवर्क एक एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ गाड़ियां आ रही हैं और वो एक चौक से क्रॉस कर रही हैं, तो अब चौक से क्रॉस कर रही हैं, इसका एक फायदा ये भी हो जाता है कि अ, हमारे तो नहीं, हाँ, लेकिन जो यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें कि वहाँ पे गाड़ी अगर चौक से क्रॉस होने जा रही है और दूसरी तरफ से अगर वो गाड़ी आ रही है और वो स्पीड में है या एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, तो उसके लिए अगर इशारा नहीं खुला हुआ तो उससे क्या होगा कि वहां पे उसको नहीं पता चलता, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन उसकी वेहिकुलर डाक नेटवर्क या ये वाला नेटवर्क होगा तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि वहां सामने से गाड़ी आ रही है या वगैरह आ रही है, जिससे हमें मुहतात रहना होगा और वो उसे रास्ता दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू IEEE 1471 to 2000 and ISO IEC 42010 architecture standard guidelines, we are able to achieve the VANET system by entities which can be divided into 3 domains. इसके मुताबिक हम हमारे पास जो वेनेट होता है इसकी 3 तरह की डोमेन होती है। मोबाइल डोमेन होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन होती हैं और जेनेरिक डोमेन होती हैं। मोबाइल डोमेन बेसिकली क्या होती है कि आप मोबाइल डोमेन की 2 तरह की हम हो जाती हैं कि एक में जो आपके मतलब आपको मोबाइल हो गया या हैंड कैरी जो भी होती हैं डिवाइसेस, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है, और दूसरी इसमें हो जाती है, दूसरे पार्ट में हो जाता है कि आपकी जो डिवाइस है, जिस तरह मोबाइल है, इसका जिस तरह गाड़ी है, इसके ट्रैकर की एक्सेस आपके यानी कि मोबाइल पे आ रही होती है कि कौन होता है उसकी आ रही होती है। तो ये 2 तरह के इसके पार्ट होते हैं मोबाइल डोमेन के। नेक्स्ट स्लाइड। Mobile domain consists 2 parts of the mobile device domain comprises all kind of portable device like personal navigation device and smartphone। तो ये जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या करता है कि वो पर्सनल नेविगेशन, उस गाड़ी की नेविगेशन भी दे रहा होता है, जिस तरह यानी कि हम गूगल मैप से लेते हैं, और उसके अलावा मोबाइल से भी कनेक्टेड होता है कि अगर सामने से हमने किसी का लोकेशन शेयर की हुई तो उसको भी पता चल रहा होगा कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं और किस वक्त तक वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट कौन आ रहा है?
आपका नहीं, पार्टनर? वो मजीद जी आपको जी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। ओके सर। जी सर, तो मैं एक बार फिर इसका रिव्यू दे देता हूँ, ये वेनेट चीज क्या है, तो उसके बाद मैं अपना टॉपिक आगे मजीद इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी कैरी ऑन। सबसे पहले हमने देखा था कि ये व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क था, तो इसमें सबसे पहले बात आती थी एडहॉक नेटवर्क क्या चीज है। जी सर, तो इसमें एडहॉक नेटवर्क चीज ये थी कि हम ना कोई किसी भी चीज का ना सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन हल करने के लिए ना कोई एक ऐसा वे इख्तियार करते हैं जिसमें हम अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज रख सकते हैं अपने पर्पज के लिए ना, उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एडहॉक नेटवर्क था। उसके आगे फर्दर 3 टाइप्स थी, जिसमें था मैनेट, फेनेट और वेनेट, हमने पढ़ा था। उसके बाद सर इसमें व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क ये बेसिकली कंसिस्ट, ये बनाया गया था वो व्हीकल्स के लिए बनाया था, यानी कि मोटर गाड़ियों के लिए बनाया गया था, कि जिस तरह के रोड एक्सीडेंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं ना, तो उनको बचाने के लिए ना इन्होंने एक ये नेटवर्क तैयार किया था जिससे नोड टू नोड ये काम करता है। मीन्स के पहले वाली गाड़ी में भी एक नोड होता है और लास्ट वाली गाड़ी में भी एक नोड होती है, तो उस तरह ये काम करता है। उसके बाद नीचे इसकी फर्दर एग्जांपल थी, और आर्किटेक्चर में बताया गया था कि IEEE और ISO और IEC ने कैसे यानी कि इसको डिवाइड किया और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि मोबाइल डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में और जेनेटिक डोमेन में। मोबाइल डोमेन में क्या चीजें थी, 2 चीजें थी, जिसमें सर था व्हीकल डोमेन था और दूसरी थी सर मोबाइल डिवाइस डोमेन। व्हीकल डोमेन में ऑल की टाइप ऑफ मींस के कार्स, बसेस, व्हीकल्स आ जाती थी, और क्या कहते हैं मोबाइल डिवाइसेस में सर स्मार्टफोन आ गए, GPS आ गए और आपके ये सारी चीजें GSM वगैरह आ गए। इसके बाद सर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर की डायग्राम है, जिसमें आपको बताया है कि एक इंटरनेट के साथ चीज कनेक्ट है, नोड्स वगैरह बनी हुई है, सर्वर बने हुए, इंटरनेट है, और इसमें HS हॉटस्पॉट है, ऑन बॉडी यूनिट्स हैं, और बाकी एप्लीकेशन यूनिट्स वगैरह बताए गए कि वो किस तरह काम करते हैं, वो आपको मैं नीचे फर्दर बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में 2 चीजें होती हैं, एक रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन होती है और एक सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन होती है। रोड साइड होती है डोमेन, उसमें ये सीधी इंटेंट्री करते हैं कि लाइट्स, ट्रैफिक लाइट कैसे है, उसमें आप मैनेजमेंट सेंटर सच एज ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर्स को करते हैं, जैसे कि TMCS हो गए एंड व्हीकल मैनेजमेंट सेंटर, इनके साथ वो कनेक्टेड होती हैं। इनकी वर्किंग कैसे होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में, तो जो एक आपके बॉडी के यानी एक कार के अंदर एक उसका ऑन बॉडी यूनिट होता है, जैसे जिसे हमने कहा कि OBU, ऑन बॉडी यूनिट होता है, और ये ना मल्टीपल एप्लीकेशन होती है इसके अंदर गाड़ी के अंदर, तो ये कनेक्शन बिटवीन देम आर यूजुअली वायर्ड सम, ये एक वायर्ड के जरिए भी कनेक्शन हो सकता है और वायरलेस भी कनेक्शन होते हैं। तो ऑन बॉडी यूनिट जो होता है ना वो रोड साइड यूनिट के साथ भी कनेक्ट होते हैं, मींस के इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो ये अपनी एप्लीकेशन यूनिट के साथ कनेक्ट होता है और एक बाहर वाले जो रोड साइड यूनिट होते हैं ना उनके साथ भी ये कनेक्ट होता है। तो इसमें सर चीजें ये कि आपस में होता है, यानी कि आप कनेक्शन वगैरह जो लेने के लिए ना वायरलेस कम्युनिकेट करने के लिए, ये तो आप हॉटस्पॉट ले सकते हो, या आपके साथ जो बाहर क्या कहते हैं कि रोड साइड यूनिट्स लगे हुए हैं, जैसे कि टावर वगैरह लगे होते हैं, उनके साथ भी ये कनेक्ट होता है, जो बेस स्टेशन वगैरह के साथ भी ये कनेक्ट होता है। तो उसके अंदर ये GPS वगैरह सिस्टम होता है, जिसके जरिए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि गाड़ी कहाँ से आ रही है और किस सिचुएशन में जा रही है, सारी चीजें होती हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारी चीजें बताई गई हैं। और सर इसके बाद इसके अटैक आते हैं, मींस के वेनेट जब बनाया गया तो उसके अटैक क्या हो सकते हैं, तो सर ये फर्दर अटैक्स इसमें सिविल अटैक है, बग्स इंफॉर्मेशन है, डिनायल ऑफ सर्विसेज है, मेन इन द मिडल अटैक, लोकेशन ट्रैकिंग है, मलिशियस कोड है, रिप्लाई अटैक है। जो मेन 2 अटैक है इसमें सर वो ये है कि लोकेटिंग ट्रैक और दूसरा बग्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लोकेटिंग ट्रैक में ये होता है कि वो आपकी लोकेशन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जो होते हैं, और बग्स ऑफ इंफॉर्मेशन में होता है कि वो बहुत ज्यादा आपको आईडी वगैरह दे देती है। और सर इसके पास बात आता है कि वेनेट की जो वर्किंग होती है वो किस तरह ये वर्क करता है। तो सबसे पहले सर जो गाड़ी होती है, जो इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, वो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, मिलकर वो चेक करते हैं कि ट्रैफिक किस किस्म की प्रॉब्लम है, यानी कि वो खड़ी है। उसके बाद इसकी लोकेशन आती है तो किस एरिया में खड़ी है, कहाँ से ट्रैफिक यानी कि ब्लॉक वगैरह हुई है। उसके बाद डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है इसकी ट्रैफिक की, फिर एक्सटेंड करते हैं उसको, प्रॉब्लम टेक बैक इन ईच डायरेक्शन, और हर सॉल्व करने के लिए फिर ड्यूरेशन होता है कि जो आपके पास ट्रैफिक फंस गई है या जो आपके पास इंसिडेंट होगा वो कितनी देर तक रहेगा। फिर इसके बाद उसकी डाइवर्जन होती है डिवाइस की, अल्टरनेट रूट्स टू अवॉइड द कंडीशंस, मींस के उसके मुताबिक ना कोई दूसरा हल निकाला जाता है। और इसके बाद सर आती है इसकी डायग्राम में, ये डायग्राम में नीचे ये जैसे बताया गया कि एक गाड़ी आगे जा रही है, उसके पीछे ना सेंसर लगे हुए हैं, खुद बता दिया कि आपने
यानी कि वो मैसेज उसको पीछे वाली गाड़ी को जनरेट कर दे कि आपने रिलैक्स रहना है, ज्यादा आगे नहीं आना। जब बंदा यानी कि रोड क्रॉस कर रहा हो तो उसमें भी बताया गया कि उसको पहले सेंसर मिल जाता है कि यहाँ से बंदा इस साइड को आ रहा है या नहीं आ रहा, चल रहा है। उसके बाद सर इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में ये क्या चीजें आती है, एक्टिव रोड सेफ्टी एप्लीकेशन है इसकी, कि यानी कि यहाँ पर रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंफर्ट इन्फोटेनमेंट एप्लीकेशन होती है, मीन्स के बॉडी जो होती है वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है, किसी किस्म का भी हादसा यानी कि उसकी शिकायत वगैरह नहीं रहती। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकता है। जी थैंक यू वेरी मच। जी एनी क्वेश्चन? ये बहुत ही अहम टॉपिक उन्होंने प्रेजेंट किया है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। हेलो, मेरे ख्याल सर किसी का नहीं है। आप बताएंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं ये वेनेट? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है बात सर। जी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं वेनेट, ये आपने अभी डिस्क्राइब किया है। सर वेंट होता है ये मीन के सर ये नोड्स पे काम करते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना सर, उसमें ये होती हैं कि जीएसएम होगा, जीपीआरएस होगा, यूएमटीएस होगा, वाईफाई होगा, जैसे सर हॉटस्पॉट हो गए। यार अगर आपको नहीं पता ना तो आप ऐसे आप अंदाजे तो ना लगाए ना। ये टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कहते हैं ये भी इस्तेमाल हो सकता है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप बताएं सर मुझे, मैंने नहीं पढ़ा। कहाँ से ओके जीएसएम सर। जीपीआरएस यूएमटीएस इसके अंदर आ गया है? नहीं सर, वो मैंने ये बताया कि मीन्स कि ये इन पे वर्किंग करते हैं ना, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये सारी चीजें यूज होती नहीं, हैं इसकी इसमें। अलग एक फ्रीक्वेंसी है जो व्हीकल्स के अंदर यूज होगी। जो व्हीकल एक दूसरे व्हीकल के साथ जी सर। कम्युनिकेशन करेंगे तो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। नहीं सर, नो आइडिया सर। जी, आपका ग्रुप मेंबर को बताएगा। जी, आपके ग्रुप मेंबर वो बताएंगे। नहीं। वो सो गए। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट कौन आ रहा है? सर सर मैं असद आ रहा अब्बास हूँ। और मैं मुदस्सिर हुसैन। जी एक मिनट, मैं इनको उसमें हाईलाइट कर लूँ। जी, आपका क्या नाम था जिन्होंने अभी प्रेजेंट किया है? सर उमर खालिद और नेम मेहताब ने भी प्रेजेंट कर लिया है। जी सर। जी, मेहताब ने प्रेजेंट किया है। बिस्मा ने तो लास्ट टाइम कर लिया था, आकिब ने भी लास्ट टाइम किया था। जी, अभी किया उमर खालिद और नईम खान, नईम साहब ने प्रेजेंट किया है। जी सर। Sir, Amen and Faiza also. जी, एमन फायजा, जी आपका भी हो गया। चलें, अब कौन प्रेजेंट कर रहा है? असद? सर मैं कर रहा हूँ, नवीद बाबर और उसामा नदीम। नवीद बाबर और उसामा नदीम। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी कंटिन्यू करें, हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नवीद बाबर एंड माय ग्रुप member is Usama Nadeem.
Today our topic is flying ad hoc network, FANET. Basically, FANET होता क्या है? FANET, flying ad hoc network. FANET is such kind of network that consists of a group of small UAVs. UAVs मतलब यानी कि unnamed aerial vehicles. ये हमारे पास यूज होते हैं यानी कि लाइक ड्रोन्स की तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कमर्शियल सेक्टर वगैरह होते हैं, उसमें हम टेक फोटो वगैरह के लिए, कैप्चर फोटो कैप्चर वगैरह करने के लिए, इमेज वीडियो वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह की, और इसमें जो हमारे जो डेवलपर होते हैं यानी कि वो अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इन फोटो और वीडियो को यूज़ करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, और इस तरह के ड्रोन्स हमारे पास यूज़ होते हैं यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर, जिन्हें फार्मर यूज़ करते हैं इस तरह के ड्रोन्स को स्प्रे वगैरह करने के लिए। और फैनेट बेसिकली हमारे पास टाइप है किसकी? एड होक नेटवर्क की। एड होक नेटवर्क हमारे पास क्या होते हैं? टेम्परेरी टाइप ऑफ टेम्परेरी टाइप के नेटवर्क होते हैं जो कि एक सिंपल किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो एंड हो जाते हैं। ये यानी कि छोटे काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई बड़ा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हम बेसिकली लैन यूज़ करते हैं। फैनेट और वैनेट जो हमारे पास हैं वो सबसेट हैं किसके? मैनेट नेटवर्क से। इसमें अब हमारे पास फैनेट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमने डिवाइड किए हुए हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास स्टैटिक प्रोटोकॉल है, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है, रिएक्टिव और हाइब्रिड प्रोटोकॉल। सबसे पहले है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये होता है कि हमारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो राउटिंग टेबल होते हैं ना, वो हमारे पास अननेम्ड एरियल व्हीकल नोड के ऑपरेशन से पहले कंप्यूटेड होने चाहिए या लोडेड होने चाहिए, और ये तब तक हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ऑपरेशन एंड ना हो जाए। सेकंड है हमारे पास प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं हमारे जितने भी स्पेसिफिक एरिया के टेबल्स होते हैं ना, उन्हें मैनेज करता है, और जितनी भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है एक नेटवर्क के अंदर उनको गैदर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। इन हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास नेटवर्क डिफरेंट रीजन में डिवाइड होता है। फॉर नंबर 1 यानी कि प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल यूज होता है एक इंट्रा रीजन राउटिंग के लिए, और इसी तरह एक रिएक्टिव जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास यूज होता है इंटर रीजन राउटिंग के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हमने 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सर्वाइलेंस मॉनिटरिंग। सर्वाइलेंस मॉनिटरिंग में ये होता है जैसे कि हमारे पास फ्लाइंग कैमरास वगैरह होते हैं, इमेज वगैरह के लिए कैप्चर करने के लिए, इमेज कैप्चर करने के लिए, वीडियो ऑडियो फ्रॉम फ्लाइंग डिवाइसेस से लिए। और इसमें यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि हम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन होते हैं, उसमें जो हमारे अननेम्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं वो देखते हैं अपने टारगेट की तरफ यानी कि ग्राउंड की तरफ। और सर्वाइलेंस मॉनिटरिंग में बेसिकली ये होता है कि हम बिल्डिंग वगैरह को या किसी इमेज वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए जो भी हम उसे कैप्चर वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। इन्वायरमेंटल सेंसिंग, इसमें ये होता है बेसिकली हमारे पास जैसे फार्मर वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको स्प्रे वगैरह करने के लिए, और दूसरा ये इस तरह के सेंसर हमारे पास यूज़ होते हैं टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, प्रेशर के लिए, लाइट इंटेंसिटी वगैरह के लिए, पोल्यूशन लेवल के लिए और वगैरह के लिए। और ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि हम यूज़ करते हैं फैनेट में। अब बेसिकली इसका आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर ये हमारे पास अब व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स है, यानी कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये ऊपर से यानी कि इधर से अगर कोई चीज़ कैप्चर वगैरह कर रहे हैं या जो भी टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो भी यानी कि सराउंडिंग को देख रहे हैं, उसके ये हमारे पास सारी रिपोर्ट्स जाती हैं ग्राउंड स्टेशन पे। वो प्रेडिक्ट करके बता देता है कि हमारे पास हमने ये चीज़ें कैप्चर की है, ये इमेज कैप्चर की है, या ये बिल्डिंग की एडवर्टाइजिंग की है, ये इस तरह की वीडियो वगैरह कैप्चर करने वगैरह के लिए। Thank you from my side. Now I would like to call Osama Nadeem for further explanation. Assalamualaikum class, my name is Osama Nadeem. जैसे कि नवीद ने सारी एड हॉक नेटवर्क के बारे में आपको बताया, ये फैनेट एंड एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इट। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि एक एडम है, एक बंदा है जिसका नाम एडम है, वो एक फाइल ट्रांसफर करना चाहता है अपने दोस्त को या अपनी दोस्त को, लेकिन उसको उसके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है सेफ। तो वो एक एड हॉक नेटवर्क जो है बना सकता है। एक एड हॉक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, इसे हम लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। अगर आप इसको सेटअप कर सकते हैं तो मतलब परमानेंटली अगर सेट करते हैं तो ये लैन बन जाता है। मल्टीपल डिवाइसेस जो है multiple devices can use an ad hoc network at the same time. Multiple devices connect हो सकते हैं एक ad hoc network से, लेकिन ये होगा कि परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी।
Or users can also employ an ad hoc network to access the internet as long as the hosting device can access the internet. इसके अंदर आपके पास एक hosting device होगी. For example, there will be one person who's giving you the access of the internet. So he is he's the host of your network, ad hoc network. तो वो जो है आपके सारे सिस्टम को एक्सेस दे रहा है, इंटरनेट एक्सेस दे रहा है. दिस माइट बी यूजफुल इफ ओनली वन स्मॉल एरिया ऑफ अ लोकेशन कैन एक्सेस द इंटरनेट, मल्टीपल पीपल नीड टू गेट ऑनलाइन. ये एक स्मॉल एरिया के लिए नेट सही रहेगा. नेक्स्ट. When an ad hoc with an ad hoc network, several devices can share the host device's internet access. वही बात आ गई कि एक आपके पास होस्ट होता है जो आपको एक्सेस दे रहा होता है इंटरनेट का, तो आप उसके थ्रू जो है एड हॉक नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं इंटरनेट. अब Adam, as long as it is within 100 meters. Adam's computer is the hosting device. The connection between the two devices will end when Adam ends the session, no matter how many devices are connected to the Adam. कितनी जो host है अगर वो disconnect होगा तो totally आपका network भी disconnect हो जाएगा. Next. Comparison between MANET, VANET and FANET. इसके एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जो MANET है वो एक टेम्परेरी नेटवर्क होता है, ठीक है, जो एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन थ्रू वायरलेस नोड्स और राउटर्स. और VANET जो है एक सब फॉर्म ऑफ MANET होती है, मतलब एक टाइप होती है VANET की. और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो थिकल्स जो है वो यूज करती है एज ए नोड्स इन अ नेटवर्क. और FANET जो है वो इज एन एड हॉक नेटवर्क ऑफ फ्लाइंग नोड्स. इसके अंदर आपके पास जो नोड्स होते हैं वो फ्लाइंग होते हैं. नेक्स्ट. Advantages: lower time to complete task, cost reduction, higher scalability and reliability. आपके पास थोड़ा टाइम होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसमें कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिलायबल. नेक्स्ट. Disadvantages. One of the biggest concerns with an ad hoc network is security. If cyber attackers get within signal range, they will generally be able to connect to a wireless ad hoc network and therefore to the device. इसमें सबसे जो main reason है, इशू है, जो सबसे बिगेस्ट कंसर्न है हमारे लिए, वो है सिक्योरिटी. ऑफ कोर्स आपके पास जो होस्ट है वो शेयर कर रहा है इंटरनेट और नेटवर्क आपसे शेयर कर रहा है, ये तो इजीली साइबर अटैक्स हो सकते हैं. यूजर्स कैन नॉट डिसेबल देयर SSID broadcast in ad hoc mode, meaning that the network name cannot be hidden if users are in public place. अगर users आप के पब्लिक प्लेस में है, आपका नेटवर्क हिडन नहीं रह सकता. सो इट इज इजी टू एक्सेस फॉर एनीवन. For this reason, ad hoc networks are not always appropriate. Next. Conclude. FANETs provide several benefits. FANETs provide several benefits, but there are still some challenges in the air network. FANETs हमें of course इसके advantages भी हैं. Routing in FANETs aims to achieve the objectives of enhancing route stability. हमारे जो FANET में routing होती है उसकी main objective ये होता है कि आपकी जो routing stability है कि आपके ये कितना stable रहेगा आपका जो network है, इसका main reason यही होता है. network